नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन, नियो क्लिनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में। ये क्या है, एडल्ट सर्जरी से किस तरह अलग है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें। नियोनेटल या पीडियाट्रिक सर्जरी का स्पेक्ट्रम कहाँ से चालू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। तो सबसे पहले इसकी बात की जाए कि ये किस एज ग्रुप में हम मानते हैं, तो बेसिकली इसकी शुरुआत हो जाती है एंटीनेटल पीरियड से ही, यानी जब माँ के गर्भ में शिशु है और अगर सोनोग्राफी या किसी जांच पे इस तरह का लक्षण या संदेह प्रकट होता है कि उस गर्भस्थ शिशु को कोई जन्मजात विकृति हो सकती है, तो उसकी शिशु के लिए गर्भस्थ माँ की और पिता की, होने वाले पिता की जो काउंसलिंग है और उसकी जांचों से लेके जो सेशन चालू होता है और वो बच्चे के बर्थ के बाद एक 18 साल की उम्र तक का हम पीरियड मानते हैं, जो नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्जरी के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे पीडियाट्रिक मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो जिस तरह से पीडियाट्रिक मेडिसिन में हम कहते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट मिनी एडल्ट्स, इसका मतलब यह है कि बच्चे वयस्क का छोटा रूप नहीं है। उनकी जो डिसीजेज हैं, उनकी जो साइंस है, उनकी जो डोजेज हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, वो दे आर एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल अलग हैं। उनका मैनेजमेंट अलग है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम बड़े को एक गोली देंगे तो बच्चे को आधी गोली दे दी और भी छोटा बच्चा है तो उसको चौथाई गोली दे दी। इस तरह से नहीं होता है। बच्चे का मैनेजमेंट एंटायरली वेट, बॉडी सरफेस एरिया और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसी के आधार पर उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन, दे आर एंटायरली डिफरेंट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड साइंसेज। पीडियाट्रिक सर्जरी में बेसिकली चैलेंजेस और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं कि एक तो बच्चा खुद बोल नहीं पाता कि क्या उसको तकलीफ़ है, और ऊपर से सर्जिकल डिसऑर्डर। तो केवल जांचों से और लक्षण से क्लिनिशियन को ही ये पता लगाना है, सर्जन को ही ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को, पेशेंट को क्या तकलीफ़ है और उसका आगे आने वाला मैनेजमेंट क्या होगा। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हम पीडियाट्रिक सर्जरी को या नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक सर्जरी का जो स्पेक्ट्रम है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो नियोनेटल सर्जरी, यानी जन्म होते ही या कुछ समय बाद जो बच्चे की सर्जरी होनी है, और एक इन्फेंट सर्जरी या पीडियाट्रिक सर्जरी जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नियोनेटल सर्जरी की। तो नियोनेटल सर्जरी एक इस तरह की सर्जरीज हैं जिनमें ज़्यादातर केस में हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी है। इसके कभी कभी लक्षण हमें जन्म के पूर्व ही पता पड़ जाते हैं, सोनोग्राफी में संदेह हो जाता है, इस तरीके से जांच कराई और एक्चुअल सिचुएशन निकल के आती है जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, डिलीवरी के बाद। तब नर्सरी में बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद इस चीज़ का डिसीजन किया जाता है कि उस पर्टिकुलर शिशु की, उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए सर्जरी का एडेक्वेट टाइम क्या है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चों की आहार नाल नहीं बनी होती, आहार नाल विकसित नहीं होती, श्वास नली नहीं बनी होती, श्वास नली विकसित नहीं होती। कभी कभी आहार नाल और श्वास नली यानी फूड पाइप और जो सांस की नली है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं, इंटेस्टाइन डेवलप नहीं होती या मल द्वार का रास्ता नहीं बना होता, पॉटी का छेद ही नहीं होता है। तो ये इतनी विचित्र और इस तरह की ये इमरजेंसी कंडीशन होती हैं कि इनका इमीडिएट ट्रीटमेंट आवश्यक है। इमीडिएट का मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसको नर्सरी में शिफ्ट करके उसको एडेक्वेट उसके इन्वेस्टिगेशन करके, रिससिटेट करके, उसको स्टेबलाइजेशन करके, इन्वेस्टिगेट करके और फिर अपन आगे बढ़ेंगे सर्जरी के लिए, सारा ब्लड का इंतजाम करके और पर्याप्त तरह के संसाधन जुटाकर। तो ये तो हो गई इमरजेंसी सर्जरी। अब दूसरी तरफ डिपेंड करता है कि नवजात शिशु में ही कुछ हमें इस तरह के लक्षण मिले या जांच में मिला या उसके शारीरिक संरचना में इस तरह की गड़बड़ मिली कि उसकी सर्जरी तो होनी है लेकिन कुछ समय बाद होनी है। जी, मान लीजिए बच्चे का सिर बड़ा है, जिसको हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं नॉर्मल हमारे मेडिकल की भाषा में, या रीढ़ की हड्डी में कोई गांठ है, या बच्चे के जो मूत्र मार्ग का छिद्र है वो अपनी जगह पे नहीं है, शिश्न पे सही जगह पे नहीं है, या बच्चे के अंडकोश नीचे नहीं उतरे हैं, टेस्टिस नीचे नहीं उतरे हैं। तो ये सारी वृषण नीचे नहीं उतरे, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये है कि सर्जरी तो होनी है लेकिन वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड उसका फिक्स है कि उस टाइम पीरियड पे उस सर्जरी के कराने के बेहतर रिजल्ट। जैसे हाइपोस्पेडियास की हम मानते हैं कि अगर मान लीजिए मूत्र मार्ग का छिद्र अपनी सही जगह पे नहीं है तो लगभग 1 साल की उम्र के बाद उसको हमें ऑपरेट करना चाहिए।
वृषण अगर नीचे नहीं आए, टेस्टिस नीचे नहीं आए, तो 6 महीने की उम्र के बाद ऑपरेट करना चाहिए। 6 महीने से लेके लगभग 1.25 साल तक का पीरियड हम मानते हैं कि उस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए वो बेस्ट टाइम है। तो इसका पता तो हमें न्यूनेटल पीरियड में चल गया, लेकिन एक्चुअली उसका ऑपरेटिंग टाइम डिफरेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उस पर्टिकुलर डिसीज को हमने न्यूनेटल पीरियड में ऑपरेट कराया तो भी बच्चे का नुकसान होगा, और अगर उस टाइम पीरियड के बाद यानी मान लीजिए अनडिसेंडेड टेस्टिस को हम 1.5-2 साल के बाद ऑपरेट करा रहे हैं तो भी धीरे धीरे बच्चे का नुकसान है। तो इस तरह से हमें उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए जो ऑप्टिमम टाइम पीरियड है जिसमें सर्जरी के मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमें समझना है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 2 बातें आ गई, न्यूनेटल सर्जरी में भी जो इमरजेंसी सर्जरी है, इमरजेंसी है, करना ही है, ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात यह है कि आजकल जैसे जैसे नियोनेटोलॉजिस्ट बढ़ गए हैं, नियोनेटल आईसीयूज में एडवांसमेंट होता जा रहा है, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया बेटर हो गया है, तो इन सब से नियोनेटल मॉर्टेलिटी यानी नवजात की मृत्यु दर में अत्यधिक कमी आई है, स्पेशली सर्जिकल बेबीज़ में। और ऐसे जो बेबीज़ हैं वो अपना ऑपरेशन करा के वैसे ही नॉर्मल जीवन यापन करते हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हैं, जैसे कि आप और हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो कभी भी किसी भी कंजेनेटल एनोमली को देवी का प्रकोप मान के हमें इस तरह नहीं सोचना है कि हम इसको रहने दें और सर्जरी नहीं कराएं। अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलिए, पीडियाट्रिक सर्जन से मिलिए और जैसा वो सलाह दें उसके हिसाब से आगे बढ़िए। अब हम सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि इन्फेंट या पीडियाट्रिक सर्जरी, तो इसमें वो सर्जरी आती हैं जो एडल्ट में भी होती हैं कुछ हद तक, तो जैसे मान लीजिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, और कुछ सर्जरी ऐसी हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही, जैसे हर्नियाज हैं, बच्चों के हर्निया, टेस्टिस का नीचे नहीं होना, मैंने बताया मूत्र मार्ग के छिद्र का अपनी जगह पे नहीं होना, या कुछ पर्टिकुलर पीडियाट्रिक कैंसर्स हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी डिसीजेज हैं जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ही मिलती हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ मैकस डायबिटिकुलम नाम के कारण हैं। तो ये सारे कारण हमें इसी एज ग्रुप में मिलेंगे और उसी के हिसाब से हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगभग सारी पीडियाट्रिक जो सर्जिकल डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट सबका ऑपरेशन ही है। काफ़ी सारे नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन से भी कई बार पीडियाट्रिक सर्जिकल कंडीशंस को दूर किया जाता है, जिनमें से एक मुख्य एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इंटरसेप्शन है, जिसमें इंटेस्टाइन आपस में एक दूसरे में फंस जाती है। अगर मरीज़ को जल्दी पीडियाट्रिक सर्जन के पास लाया जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है कि वो सलाइन रिडक्शन कर देते हैं, उसको पानी के धक्के से ही खोल दिया जाता है, एक बड़ी मेजर एब्डोमिनल सर्जरी बच जाती है, प्रोवाइडेड पेशेंट हमारे पास बिना कॉम्प्लिकेशन के जल्दी रिपोर्ट करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है, स्पेशली मदर को, कि हमारे बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, बार बार उल्टियाँ कर रहा है, विशेषकर पीली या हरे रंग की उल्टी कर रहा है, पेट फूल रहा है, पॉटी नहीं आ रही, हाई फीवर है, इस तरह के कोई भी लक्षण लगते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, और अगर उस डॉक्टर को संदेह होता है तो इमीडिएटली अपने सर्जन से मिलें। इस दौरान बच्चे को अगर खाना पीना ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने जैसे बताया आपको कि नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। इसी तरह से अगर बाई चांस भगवान ना करे कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है, हमें करना भी पड़ता है इमरजेंसी, बिल्कुल ना घबराएं। सर्जरी बिल्कुल आजकल पीडियाट्रिक सर्जरी सेफ़ हैं। नियोनेटल आईसीयूज़, पीडियाट्रिक आईसीयूज़ बहुत एडवांस हो गए हैं बैकअप के लिए। पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया काफ़ी एडवांस हो गया है, सेफ़ हो गया है। और साथ ही साथ जैसे किसी मॉडर्न साइंस में किसी भी चीज़ ने डेवलपमेंट किया है, ऐसे ही सर्जिकल साइंस ने भी डेवलपमेंट किया है। आपने नाम सुना होगा दूरबीन की सर्जरी का, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एडल्ट में हो रही है उसी तरह से पीडियाट्रिक में हो रही है, इवन न्यूबॉर्न्स में हो रही है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ही कम चीरे में, बहुत ही मिनिमल इंसिजन से जल्दी समय में हम कम पेन में जल्दी डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकते हैं, जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव रेस्ट का कोई रोल नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक वरदान है मरीजों के लिए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसमें कुछ आती हैं एंडोस्कोपिक सर्जरीज। ये क्या होती हैं? जैसे हमने चेस्ट की कोई सर्जरी करी, थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें चेस्ट में दूरबीन डाल के, मूत्र मार्ग में दूरबीन डाल के, सिस्टोस्कोपिक सर्जरीज। एंडोस्कोपिक सर्जरीज में एक और भी आती हैं, जैसे श्वास नली में बच्चे अक्सर खाते हुए कुछ फॉरेन बॉडी ले जाते हैं, कोई पेच फंसा लिया, कोई मूंगफली, बादाम का टुकड़ा, इस तरह का श्वास की नली में ले जाते हैं, उसको रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से निकाला जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हो गई जिनमें दूरबीन से काम किया जाता है, जिनमें चीरा फाड़ी या तो नहीं के बराबर नहीं होती है या लगभग नहीं के बराबर होती है। तो ये एक मॉडर्न साइंस का एक
जो एडवांसमेंट है इसमें सर्जिकल फील्ड में, उसका जैसे एडवांटेज पुराने ज़माने में केवल एडल्ट्स को मिलता था, आज वो बच्चों को भी मिल रहा है। और पीडियाट्रिक सर्जरी में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, थोरेकोस्कोपिक, सिस्टोस्कोपिक सर्जरीज, ये सारी वैसे ही हो रही हैं जैसे एडल्ट्स में हो रही हैं। अगर हम लैब से थोड़ा सा आगे चलें तो एक फ्यूचर जो हम कह सकते हैं वो किस चीज़ का होगा, दो चीज़ का हम मानते हैं। एक तो रोबोटिक सर्जरीज का, हालांकि अभी वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ा सा कॉस्मेटिकली तो बेटर हैं लेकिन कॉस्टली बहुत हैं और अभी उनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आने वाला भविष्य उसी का है। और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जीन थेरेपी का, कि हम जेनेटिक लेवल पे ही ये चीज़ आकलन कर सकें, इस चीज़ को रोक सकें कि इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन करके हम उस होने वाली डिसीज़ को ही रोक पाएँ, तो आने वाला समय वो बताएगा। तो अभी हमारे पास कहने के लिए, करने के लिए जो है वो ये है कि हम किस किस लेवल पे सर्जिकल डिसऑर्डर को एक तो होने से रोक सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर डिसऑर्डर्स को हम रोक नहीं सकते हैं, वो जब होते हैं तब ही पता चलता है। लेकिन कुछ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो जाता है जिसके कारण बच्चों के पैराप्लेजिया, पैर काम नहीं करते हैं, सिर में पानी भर जाता है, इस तरह की इन डिसीजेज़ को एक सिंपल फॉलिक एसिड की गोली, जो कि बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हो जाती है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, तो उसको लेने से इन बीमारियों की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इनफैक्ट एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड अगर हम पर्याप्त अच्छी जगह से कराएं तो गर्भस्थ शिशु की हमें काफ़ी हद तक इस चीज़ का पता पड़ जाता है कि वो उसमें होने वाले बच्चे में उस पर्टिकुलर डिसीज़ की संभावना है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट करके उस सर्जिकल डिसऑर्डर की सीवियरिटी को या तो कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं जिनमें स्टेज सर्जरी की आवश्यकता है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन की। अगर इस तरह की आपके बच्चे में ज़रूरत पड़ती है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेज सर्जरी करा के बच्चा पूरी तरह से वैसे ही स्वस्थ रहता है जैसे किसी भी एक सिंगल स्टेज सर्जरी के बाद स्वस्थ रहता है। धीरे धीरे हम और एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कुछ इंटरवेंशंस इस तरह के हैं जो पहले हम कहते थे कि केवल एडल्ट्स में ही किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म इंट्यूबेटेड पेशेंट्स के वेंटिलेटर पे जो रखे हुए मरीज़ होते हैं, उनकी ट्रैकेओस्टमी करने की, यानी डायरेक्ट गले में छेद डाल के अपन उसको ट्यूब डाल दें जिससे बच्चा बेटर हो जाए, या कैंसर पेशेंट्स के लिए कीमो पोर्ट बनाने के लिए जिसमें एक डिवाइस डाल दी जाती है चेस्ट पे, जिससे बार बार कैनुलेशन की और सैम्पलिंग की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये काफ़ी सारे ऐसे इंटरवेंशंस हैं। या एक डिसीज़ होती है सिस्टिक हाइग्रोमा, जिसमें गले में बड़ी सी गांठ हो जाती है। पुराने ज़माने में इसको ऑपरेट किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस में इसमें हम सोनोग्राफी गाइडेड ही इंजेक्शंस लगा देते हैं और धीरे धीरे वो गांठ कम होती जाती है। लेकिन उसके लिए स्टेजिंग की आवश्यकता है, 3 या 4 सेटिंग की आवश्यकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात अगर अपन नटशेल में बात करें, एक सारांश ये है पीडियाट्रिक और न्यूनेटल सर्जरी का कि कोई भी सर्जिकल डिसऑर्डर देवी का प्रकोप नहीं है, सब नंबर 1। दूसरा, अगर अपने बच्चे को इस तरह की कोई लक्षण प्रकट होते हैं सोनोग्राफी में, या बच्चे के लक्षण से उसकी संरचना में अपने गड़बड़ लगती है, तो सबसे पहला काम अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से या पीडियाट्रिक सर्जन से मिलें, जैसे वो कहते हैं उनको फॉलो करें। और आप ये मान के चलें कि आज की तारीख में अगर आपके बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो न्यूनेटल और पीडियाट्रिक सर्जरी उतनी ही सेफ है जितनी एडल्ट सर्जरी। तो हमें सर्जरी के अभाव में सर्जरी से बचकर हमारे बच्चे का नुकसान नहीं करना है। अगर जैसे किसी बीमारी का ट्रीटमेंट मेडिसिन है, उसी तरह सर्जिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट सर्जरी है, ऑपरेशन है। आराम से कराएं, निश्चिंत होकर कराएं, डेफिनेटली आपका बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर जाएगा। धन्यवाद।